गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? बढ़िया, सब मजे में। दशहरा वशहरा हो गया भाई, नवमी वगैरह पूछ गई? फ्री हो ना अब? 2 दिन की छुट्टियां मिल गई। हाँ, पढ़ लें थोड़ा सा। वैसे भी मौज तो तुम्हारी है, घर बैठे हो पढ़ रहे हो, क्या है? मन होता है मोबाइल खोल के बैठे। आधे से ज्यादा तो अभी सो के उठे होंगे, मुंह भी नहीं धुला होगा, बस उठे और अभी तो बिस्तर में पड़े। मम्मी ने चाय ला के दे दिया बगल से, मैडम चाय पी ली है, अभी तो उठे भी नहीं है। आधे से ज्यादा तो ऐसे होंगे अभी। ऐसा ही है ना भाई। यहाँ देखो मैडमों की हालत खराब है, वो लोग आ रहे हैं अपने घरों से, नहा धो के रेडी होके बैठे, हम बैठे, हमारी कोऑर्डिनेटर मैडम बैठी है आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। चलिए खैर, अब आप लोग इतनी बस हम पे मेहरबानी करा करिए भाई, पढ़ लिया करो। अपने जितने भी साथी संबंधी जितने हैं जो नहीं तुम्हारे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बोलो ज्वाइन करे, क्लास ले। इतना तो कर सकते हो यार। मेरे को एक बार समझ नहीं आती इसी में प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? घर बैठे हो, बिस्तर में पड़े हो, मोबाइल उठाना है, ज्वाइन करना है, क्लास लिंक करनी है, बस दैट्स इट। पढ़ना है, सुनना है। अरे कुछ सुनोगे 1 घंटे में, अगर पूरा 1 घंटा सुनोगे तो कम से कम 15 मिनट का तो भेजे में घुसेगा, कि वो भी नहीं घुसेगा? घुसेगा ना। तो ज्वाइन कराने में मौत क्या आती है तुम लोगों को? करा करो, ठीक है? अपने सगे संबंधियों को भी करा करो। सगे संबंधी से मतलब ये नहीं ताऊ जी पापा जी को कर दो, दोस्तों की बात कर रही हूँ। नालायक को, दोस्तों को करो। ठीक, चलिए खैर। तो हम लोगों का दूसरा चैप्टर हम लोगों का शुरू हो गया था, खनिज पोषण हो गया था भाई। खनिज पोषण में मैंने आपको सिद्धांत बता दिए थे, भस्म का सिद्धांत, भस्म विश्लेषण का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, रेत संवर्धन हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है? उसके बाद विलयन में, विलयन का सिद्धांत, हाइड्रोपोनिक तकनीक, ये सारी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज मैं आपसे हर एक आपके पोषण की बात करूंगी, हर एक आपके खनिज की बात करूंगी। वो आपका वृहद खनिज है, सूक्ष्म खनिज है, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें। बेसिकली एक बात और मैं बता दूं बच्चों, ये जो चैप्टर है ना आपका, इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है, ठीक है ना? इससे आपका बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयरली बनेगा। शॉर्ट नोट बन सकते हैं, शॉर्ट नोट आ जाते हैं, या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी इसमें फिर और इसमें नहीं होता है, ठीक है ना? इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की। सबसे पहला जो दे रखा है आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों क्या है? वृहद पोषण। अच्छा एक बात बताओ, वृहद और मैक्रो समझ आता है ना? मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट लिख रही हूं, मैं कहीं भी मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वृहद खनिज, ठीक है? मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वृहद खनिज, ठीक? तो हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी? नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन में हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एक कैसा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पादपों को चाहिए वो क्या है आपका? नाइट्रोजन, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो चीज पादपों को चाहिए वो क्या है आपका? नाइट्रोजन। अच्छा, तो नाइट्रोजन जो हम कह रहे हैं नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं प्लांट्स? हम जानते हैं कि एनवायरमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। एनवायरमेंट में हमारे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितनी है? 78%, 78%, ठीक है? इतनी प्रतिशत में नाइट्रोजन होने के बावजूद आप जानते हैं ये बात अच्छे से कि प्लांट्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? इसको अवशोषित नहीं कर सकते। तो इनके लिए कई सारे तरीके होते हैं जो आप नाइट्रोजन साइकिल में मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, या फिर आपको फर्स्ट ईयर में भी था नाइट्रोजन फिक्सेशन का थोड़ा सा पार्ट, जिसमें हमने लेग्यूमिनेसी पादपों के बारे में बात किया था। मैंने नहीं किया था, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो लेग्यूमिनेसी पादप में कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइजोबियम के द्वारा होता है, वो आपने बात करी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं, नाइट्रोजन पादपों को कैसे मिलता है, स्रोत की बात करूं, तो सबसे पहले तो वही लेग्यूमिनेसी पादपों को, लेग्यूमिनेसी पादपों को किसके द्वारा? राइजोबियम के द्वारा, ठीक है? लेग्यूमिनेसी पादप राइजोबियम के द्वारा इनका अवशोषण करते हैं, ठीक? इसके अलावा और लाइटनिंग यानी कि बिजली जो कड़कती है,
लाइटनिंग लिख देती हूँ मैं इसको, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, ठीक है। बिजली जब कड़कती है, बिजली कड़कने के बाद जब बिजली गिरती है जिस जगह पर वो गिरती है या बिजली कड़कने में, तो भी जो वो है आपका मिट्टी है, मृदा है, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंकिया, फ्रेंकिया क्या है बच्चों, जैसे कि राइजोबियम है, इसी तरह का सूक्ष्म जीवाणु है फ्रेंकिया, लेकिन राइजोबियम तो क्या करता है, इसके साथ रहता है, केवल लेग्यूमिनेसी पादपों के साथ पाया जाता है ये, ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, यानी कि राइजोबियम केवल लेग्यूमिनेसी पादपों के साथ पाया जाता है और किसी के अंदर ये आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। लेकिन फ्रेंकिया क्या है, एक फ्री ऑर्गेनिज्म है, स्वतंत्र स्वतंत्र जीवाणु है, ठीक है, जो मृदा में पाया जाता है और सभी के साथ, सभी के लिए, चाहे कोई सा भी आपका पादप है, सभी के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। और इसके अलावा तो फिर हम जानते हैं इतना सब होने के बावजूद हमें खाद डालने की जरूरत पड़ जाती है, तो खाद द्वारा, जैसे कि यूरिया हम डालते हैं यूरिया डालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फंगीसाइड, पेस्टिसाइड जो हम डाल रहे हैं, खाद जो हम डाल रहे हैं, तो वो उसके द्वारा हमें क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या मृदा में नाइट्रोजन का पोषण, नाइट्रोजन मृदा में इस तरह से पहुंचती है, ठीक। अच्छा, पादप द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता है कि इस तरह से तो इस्तेमाल नहीं होता, किस तरह होता है, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में। अमोनिया कहां से आ जाता है, अच्छा एक चीज और, ये हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किस तरीके से आ सकता है, जैसे कि पादप है, कुछ पादप का भाई शरीर है, पादप की बॉडी है, पादप है, वो मरेगा, डिजेनरेट होगा, मरने के बाद मृदा में जाएगा, मृदा में जाने के बाद जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको खाएंगे, उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, ह्यूमस बन जाएगा, तो वो ह्यूमस में भी नाइट्रोजन है। ऐसे ही कोई जानवर है, जो कोई जानवर है वो मर गया, उसके मरने के बाद उसका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे गलना और सड़ना शुरू होता है कि नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो भी, उसके शरीर में भी क्या था, नाइट्रोजन था, तो वो नाइट्रोजन भी किसको पहुंचता है, पादप को। तो एक ये तरीका भी है डिकम्पोजर्स, मतलब कि डिकम्पोजिशन होता है उसका, और उसके द्वारा वो उसमें मौजूद नाइट्रोजन पादप को प्राप्त होता है। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन किस किस रूप में पादप को प्राप्त हो रहा है, तो नाइट्रेट है, अमोनिया है, ठीक है, तो इस रूप में नाइट्रोजन पादप को प्राप्त होता है, ठीक। अच्छा, नाइट्रोजन की अगर मैं ये बात करूं, उसके कार्य क्या है, ये लिख लिया बच्चों, ये समझ आ गया आपको, स्रोत। अगर मैं आपसे इसके कार्य की बात करूं, तो कार्य तो मेरे ख्याल से सबको पता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रोटीन में, प्रोटीन के निर्माण में, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड के निर्माण में, पादप के बड़े होने में, पादप के मैच्योर होने में, ये सारी चीज सबसे ज्यादा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। अगर मैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करूं, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लोरोफिल का, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग और फाइटोल टेल। ऊपर की तरफ जो इसका हेड पोर्शन होता है, जो इसका सर पोर्शन होता है, उसमें रिंग होती है, किसकी, पोरफायरिन की। पोरफायरिन रिंग क्या है, बेसिकली टेट्रापायरोल, टेट्रापायरोल किस तरह से होता है ये, इस तरह, वैसे तो ये आपका आएगा, इतना दिमाग पे जोर मत देना, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बस केवल आप लोगों को नाइट्रोजन क्लोरोफिल में कैसे होता है उसके लिए आपको ये बता रही हूँ। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका आएगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो इस मैग्नीशियम से बच्चों 4 रिंग जुड़ी होती है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम से 4 रिंग इस तरह से जुड़, जैसे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के द्वारा ये ऐसे, ये भी, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन, तो इस तरह से 4 रिंग ऐसे, ये 4 रिंग नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। तो ये जो 4 रिंग है, ये क्या बोलते हैं इनको, पायरोल रिंग, तो टेट्रा पायरोल, और ये पूरा पोरफायरिन रिंग, ये क्या है, पूरा पोरफायरिन। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर, टेट्रा पायरोल, टेट्रा मतलब 4 पायरोल की क्या है, स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें बीच में मैग्नीशियम होता है, और ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन का किस में भी काम है, नाइट्रोजन का क्लोरोफिल में, ठीक है।
क्लोरोफिल में भी इसका काम होता है, पर्णहरित में काम होता है। फाइटोल टेल क्या है? एक पोरफायरिन रिंग से। फाइटोल टेल क्या होता है बच्चों? एक पोरफायरिन रिंग से क्या होता है? अल्कोहल का रिंग या एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फाइटोल टेल। ठीक, तो क्लोरोफिल में ये होता है। इसके अलावा कई एंजाइम्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि शरीर में मौजूद, पादप शरीर में मौजूद, चाहे मैं अच्छा अगर एक नॉर्मल, क्योंकि हम ये पढ़ते वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात बॉटनी की ना करें, एक जनरल बात करूं, तो उसमें भी मैं ये कह सकती हूँ नाइट्रोजन केवल प्लांट्स के लिए ही नहीं, हम लोगों के अंदर भी, यानी कि ह्यूमंस में भी क्या होते हैं, मैमल्स में भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होते हैं। तो पूरे संसार में मैं ये कह सकती हूँ कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा अधिक क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, इन सब चीजों में हमको जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होने पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मैंने भी आपसे बोला कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए, हम नाइट्रोजन किस में मौजूद है? क्लोरोफिल में मौजूद है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगी? आपकी जो क्लोरोफिल है वो कम हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हरिमाहीनता। सही बताऊं तो ये भी मैंने आपकी बुक से ही देखा है, हरिमाहीनता मुझे नहीं पता था, इसको हरिमाहीनता कहते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं क्लोरोसिस, क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको हरिमाहीनता कहते हैं। ये मैंने भी अभी मतलब अभी आप थोड़ी देर पहले आपकी बुक में देखा था, तो मैंने आपको हरिमाहीनता लिखवा दिया है। क्लोरोसिस मैंने मेरे को पता है, क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस, हरिमाहीनता क्या है, हिंदी में बात समझा देते हैं। दरअसल क्या होता है कि अगर क्लोरोफिल, हम जानते हैं क्लोरोफिल की कमी होने लगेगी, अगर क्लोरोफिल की कमी होगी तो पत्तियां कैसी होंगी? पीली पड़ने लगेंगी, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगी? तो उसी को कहते हैं हरिमाहीनता या क्लोरोसिस। नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? हरिमाहीनता या आपका क्लोरोसिस। अच्छा, इसमें हम ये कह रहे हैं, तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? ये सबसे पहले देखने को मिलता है आपको मतलब मेच्योर, यानी कि बिल्कुल तरुण पत्तियों में, वो सॉरी मेच्योर, परिपक्व, परिपक्व पत्तियों पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लो क्लोरोफिल की कमी होने लगी है, तो जो नाइट्रोजन है परिपक्व पत्तियों से कहां जाने लगता है? तरुण पत्तियों में जाने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हरिमाहीनता की जो कैरेक्टर है, या मैं कहूँ हरिमाहीनता जो ये हो रहा है, क्लोरोसिस जो हो रहा है, वह सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है आपको? आपको परिपक्व पत्तियों में देखने को मिलता है। और जैसे ही क्लोरोसिस की कमी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे आपको तरुण पत्तियों में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले परिपक्व पत्तियों में, देन उसके बाद फिर तरुण पत्तियों में। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? सबसे पहले परिपक्व पत्तियों में, और फिर उसके बाद आपको किसमें देखने को मिलेगा? ये तरुण पत्तियों में देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा अब हम कह रहे हैं क्लोरोसिस, क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है यानी भूजन नहीं बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं फूल और फल, फूल व फल कम बनते हैं। भाई सीधी बात है, क्लोरोफिल ही नहीं है, भोजन ही नहीं बन रहा है, तो फूल और फल कहाँ से बन जाएंगे? तो फूल और फल कम बनने लगते हैं। ठीक है, और क्या हम इसमें कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल नहीं है, फूल और फल नहीं बन रहे, यानी कि पादप को खुद को ही क्या नहीं मिल रहा? भोजन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वृद्धि दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल ना होने की वजह से भोजन क्या हो रहा है? भोजन कम बन रहा है, इसका मतलब इसकी वृद्धि दर क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, तो वृद्धि दर कम हो जाती है। इसके अलावा और क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी हो गई। नाइट्रोजन किस में चाहिए? प्रोटीन फॉर्मेशन में चाहिए, तो प्रोटीन कम बनता है। ठीक है, प्रोटीन कम बनता है, और जो भोजन उसने पहले से एक्यूमुलेट करके रखा है, क्योंकि वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि दर कम हो गई है, तो एवं मंड, स्टार्च, स्टार्च मंड क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, मैं ये कह सकती हूँ, या इसका मैं एक्यूमुलेशन यानी कि निक्षेपण होने लगता है, जमा होने लगता है, बढ़ने लगता है या फिर जमा होने लगता है।
ठीक है, प्रोटीन कम बनता है और मंड यानी कि स्टार्च क्या होता है, बढ़ने लगता है या फिर जमा होने लगता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, मेन कैरेक्टर है। नाइट्रोजन की कमी से होने वाले जो आपके मेन कमियां हैं वो है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं में भी देखने को मिलता है, गेहूं का भी कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हैं। गेहूं में क्या होता है, शाखन कम हो जाता है। गेहूं में शाखन कम हो जाता है, यानी कि इसकी जो ब्रांचेस फॉर्म होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये इसके कॉमन कैरेक्टर हैं कि नाइट्रोजन की कमी से होने वाले जो आपके कमियां हैं, जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि अगर किसी पादप में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या क्या लक्षण उसमें हमको देखने को मिल सकते हैं, तो ये वो लक्षण है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से सबको। कोई डाउट है किसी को इसमें? डाउट है तो पूछो बच्चों। हाँ, डोरमेंसी होगा। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी होता है बच्चों, कोई भी बीज है जैसे, ठीक है, वो जर्मिनेट ही नहीं कर रहा। डोरमेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको पहली लेक्चर में बोल दिया था कि हिंदी को मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर आपको होता क्या ये मैं समझा देती हूँ। बीज का सुप्त अवस्था, डोरमेंसी, हाँ डोरमेंसी बोलते हैं सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था में रहना, कोई बीज है वो कैसे है, सुप्त अवस्था में, जब तक कि उसको कुछ मिलेगा नहीं वो क्या रहता है, जर्मिनेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो जाती है उसकी सुप्त अवस्था। हर बीज की अपनी एक डोरमेंसी पीरियड होता है। कुछ बीज का कम होता है, कम देर के लिए सोते हैं, और कुछ बीज का सुप्त अवस्था क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या होती है, उसकी डोरमेंसी होती है। ठीक है, कम समय में, मतलब आपका जो बीज है वो क्या है, सोए हुए अवस्था में है, वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। अपने भी हर बीज की अपनी होती है, और ये इंटरनल होती है। डोरमेंसी जो होती है बच्चों, इंटरनल होती है। एक दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो बीज है वो आपका ग्रो नहीं कर रहा है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो डोरमेंट है यानी कि सुप्त अवस्था में, या उसका बाहर का सीड कोट बहुत हार्ड है। जो बाहर की जो उसका बीज चोल होता है वो बहुत हार्ड है। तो बाहर का अगर बीज चोल हार्ड है तो उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको हम तोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, हम उसको उसमें जर्मिनेट। लेकिन अगर आपका बीज डोरमेंट है यानी कि सुप्त अवस्था में, तो फिर उसको तोड़ना या उसको जर्मिनेट कराना मुश्किल हो जाता है। अगर बीज ज्यादा डोरमेंट पीरियड में है, ज्यादा सुप्त अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें उसे बाहर से फैक्टर्स देने पड़ते हैं कि शायद जैसे टेम्परेचर है उसके अंदर, जिसकी वजह से, मान लो हमने टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमने उसको ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और उसकी डोरमेंसी पीरियड को क्या करें, खत्म करें। तो इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं उसकी डोरमेंसी खत्म कराने की। तो डोरमेंसी होती है सुप्त अवस्था, किसी भी बीज का, किसी पादप का एक सोई हुई अवस्था में चले जाना, वो हो जाता है उसकी सुप्त अवस्था, डोरमेंसी। समझ में आ गया? बोलो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आ गया भाई? नहीं जवाब दे रहे हो तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हाँ आ गया। अगर नहीं आता तो शायद जवाब दे देते। अगर ठीक डाउट है भाई, नाइट्रोजन की कमियां पड़ ली, अगर नाइट्रोजन की अधिक कमी हो जाए तो जो पादप है वो कुपोषित सा दिखने लगता है। पादप कैसा दिखने लगता है बच्चों, कुपोषित सा दिखने लगता है। अगर नाइट्रोजन की कमी अधिक हो जाती है तो कहते हैं स्टारवेशन। ठीक है, कुपोषित। इसकी इसका उपचार क्या है? इसका उपचार होता है कि आप बाहर से, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, बाहर से आप इसको पेस्टिसाइड और फंजीसाइड आप इसको बाहर से दे सकते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, इन सब चीजों की आप इसे बाहर से पूर्ति कर दें। ठीक है, ये सब बस जितनी भी कमियां मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों, जितनी भी कमियां हम बाहर से हम पढ़ेंगे, उन सब कमियों का सिर्फ एक ही इलाज है, बाहर से। आप खाद डाल दें, आप मैग्नीशियम डाल दें, आप पोटेशियम डाल दें, जो भी कमी है उसकी आप उसको डाल दें, बस वो उसकी कमी वहां से पूरी हो सकती है। नेचुरली तो हम इसकी कमी पूरी नहीं करा सकते। बिजली कड़कवा सकते हो क्या? नहीं कड़कवा सकते ना, कि अपने आप का भाई आज तो बिजली कड़क जानी चाहिए भाई, नाइट्रोजन की मेरे खेत में कमी पूरी हो जाएगी, वो नहीं हो सकता। आप केवल क्या डाल सकते हैं, खाद दे सकते हैं। ठीक है, तो कमियों को पूरा करने का तो सिर्फ यही तरीका है कि आप क्या डाल दें, बाहर से उसको, उस खनिज को बाहर से दे दें। ठीक, तो नाइट्रोजन मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। वरद खनिज चल रहे हैं तो फॉस्फोरस भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। फॉस्फोरस का स्रोत क्या है, पादपों में फॉस्फोरस का स्रोत क्या है? फॉस्फोरस साइकिल आप सबने पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है तो ये वैसे अभी अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये आपके थर्ड ईयर में है, साइकिल है सारी, ठीक है। तब हम बात कर लेंगे, अगर हमने ही पढ़ाया आपको जब देखेंगे क्या रहता है। पर आपके थर्ड ईयर में है फॉस्फोरस, तो हम फॉस्फोरस साइकिल की तब बात करेंगे। फॉस्फोरस पादपों को कहाँ से मिलता है? फॉस्फोरस मिलने का जो सबसे पहला स्रोत है बच्चों, वो है अर्थ क्रस्ट, यानी कि जमीन से। दरअसल फॉस्फोरस हमारे एनवायरनमेंट में चट्टानों के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कि इस्तेमाल मतलब चट्टानों के रूप में मौजूद है। चट्टानों का क्या होता है, विदरण होता है, विदरिंग होती है, चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद उनका धीरे धीरे वो क्या होती है, बाहर हमारे अर्थ में आ जाती है, यानी कि हमारी मृदा में आ जाती है, और वहीं से पादप क्या करते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपके ये पक्षी या कोई जानवर मर जाता है तो उनकी हड्डियों में, इनकी किसमें, हड्डियों में, ठीक है। कोई कोई पक्षी या कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसकी हड्डियों में भी क्या होता है, उसकी हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस की कमी वहां से भी पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, ये ज्यादातर फॉस्फोरस हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, यानी कि आपके मृदा से, ठीक है। अच्छा, किस रूप में उपलब्ध है बच्चों, किस रूप में उपलब्ध है? तो ये होता है H2PO4 माइनस हाइड्रोजन फॉस्फेट या HPO4 माइनस, ठीक है। इस रूप में मौजूद रहता है, इस रूप में ही हमें ये मिल सकता है। फॉस्फोरस मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस मात्रा में मिलेगा, क्यों? क्योंकि कहाँ से मिल रहा है हमें फॉस्फोरस, मृदा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमें इस कहते हैं, इसका जो स्रोत है, ये मतलब ये हमें पादप को मिल रहेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि पीएच, मृदा का क्या पीएच है, ठीक है, उसमें कितना मौजूद पीएच उसके हिसाब से है, उसी हिसाब से इसको मिलता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, और ये चीज आप कैसे बता सकते हैं? अभी मैंने आपको बोला कि मृदा में कोई पक्षी है, कोई जानवर है, मर गया है, तो उसकी बॉडी से, उसके शरीर से भी क्या मिलता है पादपों को, या मैं ये कहती हूँ मृदा में फॉस्फोरस की पूर्ति होती है। तो वो अगर मर गया है तो मरने के बाद वो सड़ेगा, गलेगा, होगा कि नहीं होगा? उसमें से भाई ऐसा तो नहीं कि मर गया अपने आप आ जाएगा, मरने के बाद आत्मा थोड़ी ना बाहर निकल जाएगी अपने आप, क्या है, इसमें से निकालने पड़ेंगे। तो वो कौन निकालते हैं? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति भी किस पर क्या उपस्थिति ये बताती है कि पादप को फॉस्फोरस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं, इसके ये स्रोत होते हैं, ठीक, किसके? फॉस्फोरस के। अब इसके बाद बात करते हैं कि फॉस्फोरस किस किस चीजों में चाहिए होता है। दिमाग लगाओ अपना अपना, जो नहीं है आप लोगों के पास, मजाक कर रही हूँ भाई, है। अभी पता चला मेरे ऊपर आ गया, मैडम किसने कह दिया आपके पास, मेरे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास। चल, कार्य, सबसे पहला कार्य तो ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है या नहीं है? एनर्जी कण है या नहीं है? एनर्जी का स्रोत है। क्यों? पादपों के लिए एटीपी, जीटीपी, सीटीपी है या नहीं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पादपों के लिए सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ किसी भी कोई अगर क्रिया हो रही है तो उस क्रिया के लिए जो एनर्जी का काम करता है, एनर्जी स्रोत की तरह काम करता है, कौन है? फॉस्फोरस, ठीक है। तो जितनी भी ऊर्जा संबंधित क्रियाएं होती हैं वो सब किसकी वजह से होती है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, किसकी वजह से पूरी हो पाती है? फॉस्फोरस की वजह से, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा है प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है कि नहीं बनी है? बोलो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है कि नहीं बनी है? प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन बनी है, उसमें भी मौजूद होता है कि नहीं होता है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन बाइलेयर हम कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हाँ, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, बनी है कि नहीं बनी है? इसकी बनी है। तो हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी किसकी बनी हुई है?
फास्फोरस की बनी होती है। डीएनए, डीएनए वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है डीएनए अभी तक, आपके इसी में ही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, लेकिन ये आप सब जानते हैं बैकबोन है उसका, है या नहीं है? इस तरह से एक राइबोस शुगर ऊपर होती है, एक राइबोस शुगर नीचे होती है, और इन दोनों राइबोस शुगरों को आपस में बीच में जोड़ने का काम यहाँ कौन करता है? फास्फोरस करता है, नहीं करता है? तो मैं ये कह सकती हूँ कि डीएनए में, यानी कि ये तो केवल प्लांट में नहीं, हमारे अंदर भी बहुत जरूरी है या नहीं है? उसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो ये तो सारी बात हमने कर ली फिजियोलॉजी। अगर मैं बात करूं पादप के अंदर, तो पादप के अंदर फल, फूल व बीज सभी में ये उपस्थित होता है, सभी में संचित होता है। क्यों, किसमें काम आता है ये? उसकी उपापचयी क्रियाओं में। अभी मैंने आपको बोला सारी उपापचयी क्रियाओं में काम आता है, तो किसमें काम आता है? उपापचयी क्रियाओं में। ठीक है, तो किसमें काम आता है ये? सारी उपापचयी क्रियाओं में, सब में, सभी अंगों में ये संचित मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और किसमें होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के समय, अभी थोड़ी देर, अभी आपका आगे जब हम पढ़ेंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से, ट्रांसपोर्ट, इसी यूनिट का लास्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर है आपका, उसमें मैं आपको मास फ्लो थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। बच्चों ये सब चीजें ना आप लोगों के, ये सारी चीजें आपकी किताब में दी हुई है। बस मेरा यहाँ लिखने का क्या मतलब है? पहली चीज तो ये आपको याद रह सके, याद आपको ही करनी है, याद तो मैं नहीं करूंगी। जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, जब आप लोग क्लास कॉलेज आते हैं पढ़ने, उस टाइम पे तो ये चैप्टर करवाया नहीं जाता, मैं तो करवाती नहीं, मतलब करवाते नहीं है, हम भी नहीं करवाते और टीचर भी। इसके हम आपको नोट्स दे देते, क्यों? क्योंकि ये सब याद करने का है। अभी इसको कराने के सिर्फ 2 मेन कारण है। पहला ये कि क्योंकि बहुत सारे दे रखे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि कार्य है, तो बहुत सारे कार्य दे रखे हैं, तो बच्चे कहते हैं मैडम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही चीज को 2 बार घुमा के भी दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तो आप वो ना हो, दूसरा आपको हर पॉइंट समझ में आ सके आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है फॉस्फोरस, आप जानते हैं एटीपी बहुत ज्यादा सुना है आपने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो आप सबको पता है क्या है, कई उपापचय क्रियाओं में ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन? फॉस्फोरस। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना होता है, तो हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? आपकी फॉस्फोरस की बनी होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर डीएनए, डीएनए में हम जानते हैं कि डीएनए भी जो 2 राइबोज मॉलिक्यूल है, ऊपर एक राइबोज शुगर है, नीचे दूसरी राइबोज शुगर है, और किससे जुड़ा हुआ है? आपका फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहते हैं उसकी बैकबोन, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? आपकी फॉस्फोरस है। तो हम ये कहते हैं डीएनए में फूल, फल या बीज में उपस्थित होता है, यानी कि पादप के सभी अंगों में उपस्थित होता है। और अभी इसको हम ऊपर बात कर चुके हैं, इनमें क्यों है? क्योंकि ये इनकी क्या करता है? उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। यानी कि जैसे फल है उसको चाहिए, फूल है उसको चाहिए, बीज है उसको ग्रो करना है, उसको जर्मिनेट करना है, तो उस कंडीशन में उसको किसकी जरूरत है? फॉस्फोरस की जरूरत है। तो हम ये कहते हैं वहां भी फॉस्फोरस उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, मास फ्लो थ्योरी, मंच थ्योरी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरित होता है। तो हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए उससे पहले हम आगे आपको पढ़ाएं, आप रिज्वाइन कर लीजिए क्लास एक बार।